हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन की बात करेंगे। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। जैसा कि हम बता दें कि जो आपका ग्रेविटेशन पोर्शन है या आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, इससे आपके कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बायोलॉजी ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मैथमेटिक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपके कंफर्म क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और साथ में ग्रेविटी क्या होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ग्रेविटी फोर्स होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सभी आपके जो भी डाउट्स हैं इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं, ग्रेविटी के रिगार्डिंग, ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग और कैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है उसकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए, इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं आपके ग्रेविटेशन की बात कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह कहाँ से आया। तो न्यूटन जो आपके साइंटिस्ट हैं आप जानते भी होंगे और आपने यह कहानी सुनी भी होगी कि एक आप पेड़ के नीचे न्यूटन जी बैठे हुए थे और साथ में एक एप्पल जो है ट्री से जो है नीचे की तरफ उनके आपके सिर पर आके गिरा। तो उनको समझ में आया कि कोई आपका एक नीचे फोर्स लगा रहा है जो सभी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका, जैसे सेब पेड़ से है तो क्यों उधर नहीं गिरा, क्यों इधर नहीं गिरा, क्यों ऊपर नहीं चला गया, क्यों वह नीचे की तरफ आ रहा है और केवल एग्जैक्ट आपके एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चला आ रहा है, क्यों आपका नीचे की तरफ ही वह गिर रहा है। इस पे आपका उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उसके बाद उन्होंने एक आपका फोर्स की आभास की जिसमें बोला उन्होंने कि जो एक नीचे की तरफ अर्थ के द्वारा एक फोर्स आपका एग्जर्ट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, जो आपका नीचे की तरफ लगता है और सभी बॉडी को, एवरी बॉडी जो भी आपके प्रत्येक आपकी वस्तु हैं उसको नीचे की तरफ एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। जो आपका क्लियर स्टोरी अगर हम बात करें तो न्यूटन जी आपका बैठे हुए थे अपने आपके रूम में और उन्होंने खिड़की से देखा कि एक आपका जो है, जो रियल स्टोरी है ये है कि उन्होंने देखा कि पेड़ से आपका एप्पल जो है वो आपका गिर रहा है, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्यों सभी बॉडी जितने भी आपकी वस्तु हैं वो आपके नीचे की तरफ ही गिर रहे हैं। तो उन्होंने एक आपका फोर्स बताया जिसका नाम है आपका ग्रेविटेशन। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण की बात की तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बोला गया कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स। उन्होंने बोला कि जो आपके यूनिवर्स की बात की जा रही है, केवल अर्थ की नहीं बात की जा रही, ये पूरे आपके ब्रह्मांड की बात की जा रही है। उन्होंने ये बोला कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, प्रत्येक आपके जो वस्तु हैं इस ब्रह्मांड में, अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ सर्टेन फोर्स, जो आपका प्रत्येक ऑब्जेक्ट है एक दूसरे पे एक सर्टेन फोर्स लगा रहा है और साथ में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने यह आपका कंडीशन दे दिया और बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो आपका दो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हम लोगों को ग्रेविटी क्यों महसूस नहीं होती, देखिए हम बता दें कि आपका ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए ग्रेविटी की बात करें, अगर हम केवल ग्रेविटी की बात करें, जी हाँ केवल ग्रेविटी की बात करें कि ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है, तो देखिए जो आपका अर्थ के द्वारा जो आपका फोर्स लगाया जाता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी बोलते हैं जो अर्थ के द्वारा फोर्स आपका एग्जर्ट किया जाता है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। और पूरे यूनिवर्स की बात की जाए, जैसे कि आपका मून पे चला जाए तो हम लोग बोलते हैं कि मून की ग्रेविटी इतनी है, जी नहीं वो गलत है, आपके वहां पे आपका ये जो होगा ग्रेविटेशन की बात की जाएगी, पूरे यूनिवर्स की बात की जाएगी तो आपका ग्रेविटेशन होगा
और साथ में केवल अर्थ की बात की जाएगी, पर्टिकुलर अर्थ की बात की जाएगी, तो उस केस में आप ग्रेविटी बोलेंगे कि जो हम लोगों की ग्रेविटी है वो हम लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो न्यूटन ने यार आपका जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। फिर आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है आपके यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो क्यों हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, या जो आपकी सड़क पे कारें जाती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, क्यों एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो जाती। और साथ में जैसे कि ये आपका एक हैंड है, ये हैंड है, तो ये क्यों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही, क्यों ये आपके आपस में आ नहीं जा रही हैं या कोलाइड नहीं कर जा रही हैं। आपके मन में ये प्रश्न आना लाजमी बात है। तो देखिए कहने का सेंस ये है कि ये कुछ क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी हम बात करेंगे जब इनके यूनिवर्सल लॉ को पढ़ेंगे, तो उस समय इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों आपका जो सड़क पे कारें चलती हैं एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर जाती, क्यों एक दूसरे में लड़ नहीं जाती हैं, क्या होता है पूरा आपका रूल्स। इसके रिगार्डिंग हम आपके आगे जब इसके यूनिवर्सल लॉ को पढ़ेंगे तो उसी समय इसको भी हम समझ लेंगे कि क्या प्रोसेस होता है कि हम लोगों को जो हाथ है वो आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, या हम लोग ग्रेविटेशन को फील नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपकी ग्रेविटी अर्थ के द्वारा हम लोगों पे लगाई जा रही है, हम लोगों को खींच रही है, वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते। उसका रीजन है कि हम लोग इतने आदी हो गए, एडिक्टिव हो गए इसकी फोर्स की, कि हम लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई फोर्स खींच रहा है हम लोगों को अपनी तरफ, अपने आपके सेंटर के अलोंग खींच रहा है। अर्थ का जो ग्रेविटी होता है वो आपका सेंटर के अलोंग लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूटन ने ये दो स्टेटमेंट देने के बाद उन्होंने एक आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दे दिया, जो आपकी पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है और यूनिवर्स पे लागू होता है। ये केवल अर्थ की पर्टिकुलर नहीं बात की जा रही है, और पूरे यूनिवर्स की बात की जा रही है। तो इसके अंतर्गत क्या है, और साथ में इस आपकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कभी कभी हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या एप्लीकेबल है, क्या रूल्स है, या क्या आपके स्टेटमेंट है, तो आप परेशान मत होइएगा, यही चीज है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात की जा रही है। तो इन्होंने यह बोला कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। इन्होंने बोला कि आपके यूनिवर्स में दो अगर बॉडी हैं तो एक दूसरे को आपका अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स लगेगा, विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा आपका जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा, वो आपके दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और साथ में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और दोनों मासेस के जो आपके डिस्टेंस होती है उसके बीच में जो भी आपके डिस्टेंस होंगे उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम लोग इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा, कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने बेसिकली क्या कहा, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, दो आपके अगर मासेस हैं m1 और m2 हैं, कोई दो बॉडी है A और B, यहाँ पे मैंने दो बॉडी बनाई हुई है। तो अगर इनके हिसाब से लिखा जाए, इस आपकी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए, इस फिगर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे दो आपके बॉडी हैं, आपका एक है A और दूसरा है B, ठीक है। A का जो मास है वो आपका m1 है और B का जो मास है वो आपका m2 है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस जो है r है। ये आप पढ़ते भी आ रहे होंगे, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा आपका फेमस भी है, आप जानते भी होंगे। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी मास के प्रोडक्ट के। जी हाँ, इसके मास के प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं m1 m2 में m2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके आपके रेडियस के जो आपका डिस्टेंस दिया गया है उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, आई थिंक समझ में चीज़ें आ रही होंगी। मैंने बोला कि जो आपका मास, कोई बॉडी का मास m1 है और m2 है, उसके बीच की जो डिस्टेंस दिया गया, दूरी दिया गया, वो आपका r दिया गया है। तो न्यूटन ने बोला कि आपका जो फोर्स लगेगा उसके मास के प्रोडक्ट के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जी हाँ, न्यूटन ने बोला कि जो आपको फोर्स लगेगा उसके मास के प्रोडक्ट के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ में जो आपको फोर्स लगेगा उसके आपके रेडियस के या डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। न्यूटन ने इतनी बात कह दी, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी का आपका
साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F बराबर होता है G(m1) × में m2 अपॉन में r²। तो जो ये G है इसको बोलते हैं आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी हाँ, आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी क्या वैल्यू होती है, कैसे उसका वेरिएशन होता है, इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं चीज़ों को कि क्या इसमें बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर आपका जो डिस्टेंस मैटर करता है और साथ में इसका मास भी मैटर करता है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वह दो चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, उसके मास पे और साथ में उसके बीच की दूरी पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वो ले लीजिए, एक मैग्नेट ले लीजिए और साथ में आपका आयरन नेल्स ले लीजिए, जो आपकी कील होती है उसको ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपने मैग्नेट ले लिया है और यहाँ पे आपका कील ले लिया है, कांटे ले लिए है, ठीक है, जो आपका आयरन का बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि जो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और साथ में जो भी आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे कील है और इसके बीच का डिस्टेंस अगर इतना है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसका जो मैग्नेटिक लाइन्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा वह इसके आपके जो डिस्टेंस है इस बीच में नहीं आ पा रहे, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी। जैसे 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 ये पास आती है और एक ऐसा यहाँ पे लिमिटेशन आएगा कि तुरंत ये अट्रैक्ट कर जाएगी, ये तुरंत इतनी तेजी से प्रोसेस होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अट्रैक्शन हो गया। तो आप देखते हैं कि जैसे डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका अट्रैक्शन है वो आपका घट जा रहा है। जी हाँ, अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि जो आपका फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके बीच के डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोगों को ग्रेविटेशन फोर्स महसूस नहीं होगा या बहुत ज़्यादा कम महसूस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे बोल दिया जाता है कि जो हम लोगों का अर्थ है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है हम लोगों पे, हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसा कि बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को आपका अट्रैक्ट करेगा, तो हम लोग क्यों उसको अपनी तरफ खींच नहीं रहे? जी बिल्कुल खींच रहे हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा। उसका रीजन है, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या आपका रीजन है। यहाँ पे देखिए आपका डिस्टेंस तो दूर है, ठीक है, डिस्टेंस दूर है और साथ में हम जानते हैं आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से F आपका बराबर होता है आपका मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी कि अगर एक्सेलरेशन चाहिए, जी हाँ, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो F/a हो जाएगा, फोर्स अपॉन में मास हो जाएगा। अगर आपका मास ज़्यादा है, जैसा कि आप जानते हैं अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जी हाँ, पृथ्वी का मास जो है बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मास इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा। जी हाँ, एकदम आपका कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि हम लोग उसको जीरो की तरफ टेंड्स करा देंगे, जीरो ही मान लेंगे कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा हम लोगों को पृथ्वी जैसे अट्रैक्ट करे तो हम भी पृथ्वी को अट्रैक्ट करें, लेकिन वहाँ पे पृथ्वी का मास इतना ज़्यादा है, इसके मास पे डिपेंड करता है और साथ में इसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पृथ्वी का मास इतना ज़्यादा है कि हम लोग उसको आपका एक्सेलरेट नहीं करा सकते, जी हाँ, त्वरण नहीं करा सकते, उसको हम लोग अपनी तरफ आपका एक्सेलरेट नहीं करा सकते। इसीलिए हम लोगों को महसूस नहीं होता है कि हम लोग जो आपका फोर्स लगा रहे हैं वह अभी आपके पृथ्वी पे लग रहा है, लेकिन हम लोगों को पृथ्वी के आपके ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है छोटा है इस केस में। और साथ में हम समझेंगे कि जो आपका स्मॉल जी है और साथ में आपका कैपिटल जी है उसमें क्या आपके रिलेशन है। तो इस वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं और साथ में इस फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो आपके जितने भी आपके न्यूमेरिकल होते हैं इसी फॉर्मूले पे आपके बेस्ड रहते हैं, F बराबर G(m1) × में m2 अपॉन में r²। तो इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिएगा और उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और साथ में हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। जैसे कि बायोलॉजी ग्रुप में हम लोगों का आपकी कैपिटल जी की यूनिट पूछ दिया है और साथ में आपकी कैपिटल जी की वैल्यू भी पूछ दिया है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। Are you preparing for entrance examination of CHS 2021? If yes, then just go on to Play Store and then install MindMaker Guruji app.
This app is specially designed for CHS entrance examination for class 6th, 9th and 11th Maths, Bio, Arts and Commerce group. इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स दोनों बायलैंग्वेज लैंग्वेजेस में मिलेंगे, दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। टॉपिक वाइज पूरे वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा और टेस्ट सीरीज स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। For further details, please contact 8795553272. Thank you. बात करें ग्रेविटेशन की, बात करें अभी हम लोगों ने इसके फॉर्मूले का रिलेशन देखा और कुछ रिलेशंस को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि F जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर कोई दो मास है M1 और M2 है उसके प्रोडक्ट के, और साथ में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो आपका मास मैंने सपोज कीजिए कि M1 यहाँ पे है M2 यहाँ पे है, इसको बीच के डिस्टेंस की बात की जा रही है। सपोज कीजिए कि ये आपका M1 है और ये आपका M2 है, ठीक है। तो इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो R है और यहाँ पे आपका मास जो है M1 और M2 है। तो अगर इस केस में आपका ग्रेविटेशन फोर्स की बात की जाए तो जो आपका F होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनकी मासेस के प्रोडक्ट के, और साथ में आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दो मासेस के बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और साथ में यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो जो F होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के मासेस के, और F जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के आपके स्क्वायर के। इतनी चीज़ें आपको पहले ही क्लियर थी। अब इसकी हम बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये आपका साइन है, इसको हम लोग रिमूव करते हैं तो एक आपका कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग कैपिटल G बोलते हैं, और यहाँ पे आपका M1 M2 अपॉन में R² हो गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स बराबर होता है आपका G M1 M2 अपॉन में R²। यहाँ पे जो G है ये आपका ग्रेविटेशनल आपका कांस्टेंट है, यहाँ आपके M1 और M2 जो है वो आपका मास है, और R जो है इसके बीच का डिस्टेंस है या रेडियस भी आप बोल सकते हैं, वो आपका अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ें होंगी। तो यहाँ से अगर हम आपको लिखना चाहें कैपिटल G बराबर तो आपका F R² अपॉन में M1 इंटू में M2 हो गया। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये आपकी न्यूटन होती है, इंटू में आपका रेडियस है डिस्टेंस की जो मेजर होती है वो आपकी मीटर होती है, तो स्क्वायर होता है यहाँ पे मीटर स्क्वायर, अपॉन में M1 और M2 है तो यहाँ पे kg का स्क्वायर हो गया। तो जो आपके कैपिटल G की यूनिट हो गई वो आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो गई, या आप ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पे आपका kg की पावर -2, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। तो आपका बहुत बार आपके बायोलॉजी ग्रुप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि कैपिटल G की यूनिट क्या होती है, तो आपकी कैपिटल G की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। अब हम इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं। डायरेक्टली आपकी एग्जाम में भी पूछा गया है कि कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है, और साथ में आपको इसको याद होना चाहिए 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आपके कैपिटल G की वैल्यू होती है। जी हाँ, इसकी वैल्यू होती है कैपिटल G की वैल्यू आपकी 6.67 इंटू में 10 की पावर -11, जी हाँ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये आपकी यूनिट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एक बॉडी है दूसरे बॉडी पे कैसे आपका फोर्स लगाता है, क्या होता है पूरा प्रोसेस, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ा सा आपका रफ फिगर है, तो सपोज कीजिए कि ये आपका सर्कल है और हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि एक थ्रेड लिए हुए हैं और उसे हमने एक बॉल को बांध दिया। बॉल को बांधने के बाद उसको हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपका ऐसे घुमा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ हम थ्रेड से धागे से कोई बॉल हो गया, पत्थर हो गया, बच्चे बेसिकली करते हैं, आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, तो आपने भी किया होगा। तो सर्कुलर आपकी पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट आपका घूम रहा है, ऐसे ऐसे हम लोग उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसको हम लोग घुमा रहे हैं। तो आपका जो ये थ्रेड है, सपोज कीजिए कि ये आपका जो है बॉल है, बाल है, ठीक है, ये आपका बॉल है और ये आपका थ्रेड है, जो आपका धागा है ये आपका थ्रेड है, ये आपका थ्रेड है, ठीक है,
ये आपका धागा है, ये आपका बॉल है। बोल दिए आप क्या कर रहे हैं, बॉल को धागे में बांध के आप ऐसे से सर्कुलर पाथ पे उसको मूव करा रहे हैं। तो एक आपका जो फोर्स लगेगा ये आपका सेंटर की तरफ लगेगा, एक इसमें आपका फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ये आपका जो है सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। और एक आपका बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको आप बोले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बात का ध्यान में रखिएगा, एक आपका फोर्स लगेगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और एक आपका बॉल जो बाहर की तरफ आपका मूव कर रहा है उसको बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए कि क्या होता है, प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि आप बॉल को घुमा रहे हैं, धागे से बांध के घुमा रहे हैं, थोड़ा सा सर्कुलर पाथ में तेजी से घुमा रहे हैं, ये आपका धागा या बॉल है, ये आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो एक बॉल को जो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल रहे हैं। तो इसमें हो गया कि अगर हम लोग धागे को छोड़ दें, अचानक ऐसे छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद होना क्या चाहिए कि एक आपका सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो सेंटर की तरफ चला जाना चाहिए, हम लोगों की तरफ आ जाना चाहिए, हम लोगों के हाथ से या मुंह से या हम लोगों की बॉडी से हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसके टेंजेंट के लॉन्ग, जैसे कि इसके टेंजेंट के लॉन्ग बॉल ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, कैसे भी चला जाएगा, इसके टेंजेंट के लॉन्ग मतलब ये बॉल जो है मूव कर जाएगा। इसके टेंजेंट के लॉन्ग जैसे छोड़ते हैं तो ऐसे एक टेंजेंट के लॉन्ग आपका मूव कर जाएगा। तो होता यह है कि देखिए इसमें आपका बॉल है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसमें आपके सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही आपकी स्ट्रिंग को छोड़ा उस पर आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रही थी वह उसको आपका अपने की तरफ खींच लिया। तो देखिए यही होता है प्रोसेस की, जैसे कि हम लोग आपका बहुत सारी जगह आपका इसका यूज किया जाता है, जो आपके सर्कुलर मोशन होती हैं तो वो आपके एक डिस्टेंस, जो आपका डिस्टेंस है ऐसा नहीं होता है कि ये आपका सेंटर में आके गिर जाए, ऐसा नहीं होता है, सेंटर के बाहर चला जाता है। तो ऐसे आपकी ये प्रोसेस में आप देखे होंगे, आपने किया भी होगा, उसको घुमाया होगा। तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि एक आपका सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सर्कुलर पाथ में बात की जाए तो यही होता है कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट होता है दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कोलाइड नहीं करता है, क्योंकि आपके दो फोर्स रखते हैं जो आपका बैलेंस नेचर का रहता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड रहते हैं वो आपके सेम रहते हैं, लेकिन आपके डायरेक्शन जो होते हैं वो आपके डिफरेंट रहते हैं। एक आपका सेंटर की तरफ लगता है, एक आपका सेंटर से लगता है बाहर की तरफ। तो इसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो आपके सेम रहते हैं, लेकिन इसका जो आपका डायरेक्शन होता है वो आपका अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए कि ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स से यहाँ से आपका ए जो है आपका इधर की तरफ इसको खींच रहा है और बी जो है इसको इधर की तरफ खींच रहा है। तो ये बताइए कि आपका अगर सपोज कीजिए कि 10 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन ये फोर्स लग रहा है, तो आपका बॉक्स किधर स्लाइड करेगा, किधर मूव करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आपका जो फोर्स लग रहा है वह बॉक्स पे आपका लग रहा है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट में है। जी हाँ, एक दूसरे के अपोजिट में है, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स लगेगा या आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो आपका बॉक्स रहेगा वो आपका रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में मतलब मूव ही नहीं करेगा। तो यही सभी आपकी कंडीशन में होता है कि जो भी आपका फोर्स लग रहा है वो आपका एक सेम आपका मैग्नीट्यूड का लग रहा है, तो इसीलिए आपका एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और बॉक्स जो है वो आपका मूव नहीं करेगा। तो आपके कार जो होते हैं कोलाइड नहीं करते, उसका रीजन यही है कि जैसे कि कार हो गया सड़क पे चल रहा है, ठीक है, कार सड़क पे चल रहा है, दूसरा भी कार जो है वो भी आपका सड़क पे ही चल रहा है, ठीक है, रोड पे चल रहा है। तो होता यह है कि आपका एक दूसरे जो कार है, जैसे एक कार ये है दूसरा कार ये, एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि एक दूसरे को आपका ऑब्जेक्ट जो होता है अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपका मैटर ये करता है कि जो कार है वो आपके रोड पे चल रहा है तो रोड भी अट्रैक्ट करेगा, उसके बगल में अगर कोई ट्री है तो वह भी उसको अट्रैक्ट करेगा, वॉल है दीवार है तो वह भी उसको अट्रैक्ट करेगा, बांधने की कोशिश करेगा, अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। हम लोगों को चीज़ें समझ पे नहीं आती, महसूस नहीं होती, क्योंकि उस पर आपका
जो फोर्स लगता है वो आपका कम लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यही कि उसमें आपका फोर्स जो है आपका कम लग रहा है उस केस में कि हम लोगों को महसूस नहीं होता कि कार खींच रहा है, पेड़ खींच रहा है या आपका रोड के द्वारा खींचा जा रहा है, वो आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि कि जो आपका दूसरा जैसे कि कार एक्सलरेट कर रहा है तो उसका एक्सलेशन ज़्यादा है, इसलिए वह आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती, महसूस नहीं आती। अगर एक केस रखा जाए कि जहाँ पे आपका जो ये आपका ट्री है और साथ में जो रोड है वह सभी चीज़ें नहीं है, एक आपका यूनिवर्स में कहीं आपका कार जो चीज़ें चले, केवल आपके दो कार हैं, तो उस केस में कार जो होगा आपका कोलाइड कर जाएगा। उस केस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कार आप एक दूसरे को टक्कर मार सकते हैं, लड़ जाएगा। उस केस में ये चीज़ें हो सकती हैं। और साथ में हम बात करें कि जैसे कि बोला जाता है कि आपका यूनिवर्स में जैसे कि हम लोगों के अर्थ का जो है सैटेलाइट आपका मून है, जैसा कि आप सब जानते हैं जो आपका अर्थ का सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो आपका मून है। तो मून जो है वह आपका घूम रहा है, कक्ष में घूम रहा है। जैसे कि आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, तो इसके साइड साइड आपका जैसे कि ये आपका मून जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मून जो होता है वो आपका नेचुरल सैटेलाइट है, तो वो आपका चक्कर लगा रहा है। तो क्यों इसके सेंटर की तरफ नहीं आ रहा है? क्यों इसके सेंटर की तरफ नहीं आ रहा? तो उसका रीजन है कि ये आपका एक डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि जो आपका डिस्टेंस है और इसकी मासेस के ऊपर डिपेंड करता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। तो सेम प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे आप जानते हैं कि वो आपका घूमता रहता है। छोटे छोटे आपके एटम्स की बात कर ले तो उस केस में भी यही प्रोसेस होता है कि उसका डिस्टेंस और मास उसको आपका एक सेंटर की तरफ आपका फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और एक सेंटर से बाहर लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से वह आपका एक फोर्स लगता है कि वह आपका सेंटर की तरफ नहीं गिर रहा है, उसको बांधे रख रहा है, उसको आपका एक फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है और एक सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो ये एक आपका बैलेंस फोर्स लग रहा है, आप कह सकते हैं, जो आपका उसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है। ना तो वह आपका सेंटर में गिर आ पा रहा है। ऐसा नहीं होता ना कि मून आपका कोलाइड कर जाता है अर्थ से, अर्थ के सेंटर पे आके लड़ जाता है, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका सेम आपका एक बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। जैसे कि इस केस में आपको वर्क कर रहा था, तो आपका बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है जो आपके एक सेंटर की तरफ लग रहा है और एक सेंटर से लग रहा है। इसलिए कोई भी बॉडी जो होती है, ऑब्जेक्ट एक दूसरे को घूम सकती है, आराम से वो चक्कर लगा सकती है, और इसकी आपके डिस्टेंस के और साथ में मासेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई थिंक आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि एवरी बॉडी एक दूसरे को अटैक कर रही है, लेकिन आपकी कोलाइड क्यों नहीं कर रही है? उसका रीजन यही है जो आपका इसका कॉन्सेप्ट था, थ्रेड और बॉल और आपका धागे का कॉन्सेप्ट था, जैसे कि हम घुमा रहे हैं। तो एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और साथ में एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। जो आपका जो नेचर रहने वाला है फोर्स का, वो आपका बैलेंस तरीके का रहने वाला है, इसीलिए आपका वो नहीं लग पा रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन के ऊपर जो भी आपके न्यूमेरिकल आए हैं, जो भी ये फॉर्मूला के ऊपर जो भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं इस फॉर्मूला के ऊपर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जी हाँ, F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जहाँ पे आपका F जो है फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, G है कैपिटल G जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, m1 m2 दो बॉडी का मास है, और r जो है उसके बीच का डिस्टेंस है। इसका जो मैंने चीज़ें बता दी उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और साथ में मैंने बता दिया कि कैसे हमने यूनिट लिख रहे हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की यूनिट आपकी मीटर स्क्वायर होती है, अपॉन में केजी स्क्वायर हो गया, और साथ में कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो आपके 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आ रहा है वो मैंने बता दिया, उसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे। अभी आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी हम बात करेंगे। तब तक हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो भी अभी मैंने पढ़ा उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मैंने बताया है आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल
का आपका जो पूरा आपका मैंने बता दिया कि कैसे आपका वर्क करता है। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्यों आपका जो एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को क्यों कोलाइड नहीं कर रहा है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। और साथ में आपका कैपिटल जी की वैल्यू भी कभी कभी पूछ देता है और साथ में इसकी यूनिट भी पूछ देता है। जी हाँ, इसकी यूनिट भी पूछ देता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोलॉजी ग्रुप में ऑलरेडी इसको पूछा गया है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसपे आपकी कंप्लीट कोर्स के रिगार्डिंग क्लासेस चलती हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर है आपका 8795553272, इस पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में बहुत सारे आपके नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है आपका 8795553272, 8795553272, यह नंबर रहने वाला है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ में कमेंट सेक्शन में अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए आपके क्वेश्चन के साथ। इस टॉपिक के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, इस आपके फॉर्मूले पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।